हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग 16 के तत्वों के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के अपर रूप और उसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, सल्फर के अपर रूप। देखिए, सल्फर के अनेक अपर रूप है जिसमें पीली विषम लंबाक्ष तथा एकंताक्ष रूप अति महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो सल्फर है, सल्फर के अनेक अपर रूप होते हैं, जिनमें से देखिए पीली विषम लंबाक्ष जिसे अल्फा सल्फर कहा जाता है तथा एकंताक्ष जिसे बीटा सल्फर कहते हैं, ये दोनों रूप अति महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए, कमरे के ताप पर विषम लंबाक्ष सल्फर स्थायी अपर रूप है जो 369 केल्विन ताप पर गर्म करने से एकंताक्ष सल्फर में रूपांतरित हो जाती है। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि कमरे के ताप पर जो विषम लंबाक्ष सल्फर है वो क्या है, स्थायी अपर रूप है। ठीक है, जिसे 369 केल्विन यानी 369 ताप पर गर्म करने से, देखिए समझिए यहाँ पे भाई, इस विषम लंबाक्ष सल्फर को 369 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये किस में बदल जाती है, एकंताक्ष सल्फर में। यानी कहने का मतलब है कि जो अल्फा सल्फर है वो 369 केल्विन पर किस में बदल जाती है, बीटा सल्फर में। ठीक है, आगे देखिए, विषम लंबाक्ष सल्फर यानी अल्फा सल्फर। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग विषम लंबाक्ष जो सल्फर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह अपर रूप पीले रंग का होता है जिसका गलनांक 385.8 केल्विन तथा विशिष्ट घनत्व 2.06 होता है। देखिए, समझिए यहाँ पे कि जो अल्फा सल्फर है या जिसे हम विषम लंबाक्ष सल्फर कहते हैं, यह पीले रंग का होता है और इसका गलनांक देखिए 385.8 केल्विन और विशिष्ट घनत्व देखिए 2.06। ठीक है, आगे देखिए, विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका के CS2 में बने विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। यह जल में अविलेय है परंतु कुछ मात्रा में बेंजीन, अल्कोहल तथा ईथर में विलेय है। देखिए समझिए यहाँ पर कि जो विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल है वो गंधक शलाका के CS2 में बने विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। और देखिए ये क्या है, यह जल में अविलेय है लेकिन कुछ मात्रा में बेंजीन में, अल्कोहल में या ईथर में क्या होता है, विलेय। ठीक है, आगे देखिए, यह CS2 में पूर्णतया विलेय है। और देखिए यह CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है, पूर्ण रूप से विलेय है। और देखिए बच्चों, इसकी संरचना को समझ लीजिए, यह विषम लंबाक्ष सल्फर की संरचना है। देखिए समझिए यहाँ पर विषम लंबाक्ष सल्फर में S8 वलय। तो देखिए जो समझिए, जो विषम लंबाक्ष सल्फर है वो होता है S8, इस फॉर्म में होता है। और देखिए ये इसकी क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी विषम लंबाक्ष सल्फर में S8 वलय, यानी ये S8 वलय की इस तरीके से संरचना होती है जिसमें देखिए सल्फर के बीच का जो ये दूरी होती है, बंद दूरी। देखिए समझिए यहाँ पर कि सल्फर के बीच की जो बंद दूरी होती है वो 204 पिकोमीटर होती है और SSS, ठीक है, यानी इनके बीच का जो बंद कोण होता है वो 170 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एकंताक्ष सल्फर यानी बीटा सल्फर। तो देखिए बच्चों, अब हम एकंताक्ष सल्फर यानी बीटा सल्फर के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका गलनांक 393 केल्विन होता है तथा विशिष्ट घनत्व 1.98 होता है। यह CS2 में विलेय होता है। देखिए यह भी कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है, विलेय होता है। सल्फर के इस अपर रूप को बनाने के लिए विषम लंबाक्ष गंधक को एक तस्तरी में पिघलाकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। भाई सल्फर के इस अपर रूप को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो विषम लंबाक्ष गंधक होती है उसे एक तस्तरी में पिघलाकर पपड़ी बनने तक क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, इस पपड़ी में 2 छिद्र करते हैं जिनमें से बचा हुआ द्रव निकाल लिया जाता है। पपड़ी को हटाने पर रंगहीन सुई के आकार के बीटा सल्फर के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, और देखिए यह 369 केल्विन के ऊपर ताप पर स्थायी है। देखिए इसके लिए समझिए भाई, जो ये होता है वह 369 केल्विन यानी 369 केल्विन ताप के ऊपर तो क्या है, स्थायी है तथा इसके नीचे ताप पर यह
अल्फा सल्फर में रूपांतरित हो जाती है। समझिए बच्चों, क्या है, जो एकांताक्ष सल्फर है जिसे हम बीटा सल्फर कहते हैं, वो 369 केल्विन के ऊपरी ताप पर तो स्थायी है, लेकिन इससे कम ताप पर ये किस में बदल जाती है, अल्फा सल्फर। ठीक है, आगे देखिए, इसके विपरीत अल्फा सल्फर 369 केल्विन से नीचे ताप पर स्थायी है तथा इसके ऊपर ताप पर बीटा सल्फर में रूपांतरित हो जाती है। और देखिए 369 केल्विन यानी 369 केल्विन पर दोनों रूप स्थायी होते हैं। समझिए बच्चों, जो ये टेम्परेचर है 369 केल्विन, इस पर दोनों रूप स्थायी होते हैं। यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। यह ताप क्या कहलाता है, संक्रमण ताप। क्लियर है, आगे देखिए, विषम लंबाक्ष तथा एकांताक्ष दोनों ही सल्फर अपर रूपों में S8 अणु होते हैं। यह S8 अणु विभिन्न प्रकार से संकुलित होकर विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो ये S8 अणु होते हैं, ये विभिन्न प्रकार से संकुलित होकर अलग अलग प्रकार की क्या बनाते हैं, संरचनाएं। आगे देखिए, दोनों अपर रूपों में S8 वलय प्रकुंचित होती है तथा किरीटाकार होती है। सल्फर के अनेक रूपांतरण संश्लेषित किए गए हैं, जिनमें 6 से लेकर 20 सल्फर परमाणु युक्त वलय होती है। साइक्लो S6 वलय में कुर्सी रूप धारण करती है। अब देखिए बच्चों, जो साइक्लो S6 वलय है, वो वलय में क्या करती है, कुर्सी रूप को धारण करती है। ठीक है, यानी जो S6 होते हैं, देखिए समझिए यहाँ पे अगर हम S6 की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, ये वलय रूप में क्या करती है, कुर्सी रूप को धारण करती है। ठीक है, आगे देखिए, इसकी संरचना देखिए बच्चों, H6 वलय की कुर्सी रूप संरचना। देखिए इस तरीके से हमारे H6 वलय की कुर्सी रूप संरचना होती है। देखिए ये कुर्सी के समान इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। और देखिए यहाँ पे SS यानी सल्फर के बीच की जो बंद दूरी होती है, वो होती है 205.7 पिकोमीटर। और इसी तरीके से बंद कोण की हम लोग बात करें, यानी ये सल्फर और ये जो बंद कोण है, ये होता है 102.2 डिग्री का। क्लियर है, तो ऐसा समझ में ये क्या हो गई, S6 वलय की कुर्सी संरचना हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, अब हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले विरचन के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर बनती है। देखिए सबसे पहले बात करें विरचन की, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वह सल्फर को वायु में या ऑक्सीजन में जलाने से बनती है। साथ ही सूक्ष्म रूप में यानी 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। और देखिए बच्चों, इस दौरान 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। तो देखिए अभिक्रिया को समझिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ये सल्फर है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ये क्या बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। और कुछ मात्रा में यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, प्रयोगशाला में यह किसी सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए बच्चों, प्रयोगशाला की बात की जाए तो प्रयोगशाला में यह किसी भी सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से बनाई जाती है। और देखिए इस अभिक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों कि किस तरीके से SO2 का निर्माण होता है प्रयोगशाला में। देखिए ये क्या है, SO3 सल्फाइड आयन है, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा रहे हैं, 2H+ के साथ करवा रहे हैं। ये बन गया H2O, जल बन गया, और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। क्लियर है, आगे देखिए, इसका औद्योगिक उत्पादन सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से सह उत्पाद के रूप में होता है। अब देखिए बच्चों, अगर औद्योगिक उत्पादन की बात की जाए तो औद्योगिक उत्पादन सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से सह उत्पाद के रूप में होता है। और देखिए यहाँ पे ये देखिए FeS2, ठीक है, FeS2 है, कोई सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग, क्या बन गया, Fe2O3 बन गया, और साथ में सह उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो गया, निर्माण। क्लियर है, अभिक्रिया आपको समझ में आई। आगे देखिए, गैस को शुष्क करने के पश्चात दाब द्वारा द्रवीकृत किया जाता है। देखिए समझिए यहाँ पे भाई, गैस को शुष्क करने के पश्चात दाब द्वारा क्या करते हैं, द्रवीकृत करते हैं तथा स्टील के सिलेंडरों में संग्रह कर लिया जाता है। क्लियर है,
आगे देखिए गुण देखिए बच्चों इसके, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। देखिए समझिए, वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। ठीक है, आगे देखिए, यह कक्ष ताप व 2 वायुमंडलीय दाब पर द्रवित होती है तथा 263 केल्विन पर उबलती है। देखिए बच्चों क्या है कि यह कमरे के ताप पर व 2 वायुमंडलीय दाब पर क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है और 263 केल्विन ताप पर उबलने लगती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। देखिए समझे यहाँ पर अभिक्रिया को किस तरीके से देखिए जल से अभिक्रिया करती है ये। देखिए बच्चों, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है और जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित किया जाता है, यानी जब ये जल से अभिक्रिया करती है तो बनता है H2SO3, यानी ये क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। देखिए ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों। आगे देखिए, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फाइड बनाती है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की और अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। देखिए समझिए यहाँ पर कि यह, यानी यह क्या मतलब है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है और क्या बनाती है, सोडियम सल्फाइड बनाती है। क्लियर है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की और अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, जो SO2 है वो NaOH के साथ अभिक्रिया करके पहले तो Na2SO3 बनाता है, जिसे कहा जाता है सोडियम सल्फाइड। देखिए समझिए इस अभिक्रिया को, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा भाई क्या होता है। सबसे पहले NaOH SO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है, Na2SO3 बनाता है। और जो ये Na2SO3 है, ये जो Na2SO3 है ये SO2 की और अधिक मात्रा से अभिक्रिया करता है और क्या बनता है, NaHSO3 बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया देखिए, देखिए 2 अणु NaOH के, 1 अणु SO2 का, ये बन गया Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बन गया, साथ में बन गया जल। ठीक है, और ये सोडियम सल्फाइड और जल जो बना है ये दोबारा SO2 से अभिक्रिया करेंगे और ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है, अभिक्रिया समझ में आई आपको। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का व्यवहार कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत मिलता जुलता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई जल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका व्यवहार कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, जो कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड देता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड देता है। देखिए आगे देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों यह है SO2, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ होगी। अरे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और ये क्या बन गया, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, आगे देखिए, यह ऑक्सीजन द्वारा वैनेडियम 5 ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। देखिए समझे यहाँ पर कि क्या है, यह ऑक्सीजन द्वारा वैनेडियम 5 ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। और देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए, ये क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी V2O5 की उपस्थिति में, यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी और ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक है और सल्फर डाइऑक्साइड किस में बदल जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करती है। देखिए बच्चों जो नम सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो किस तरीके से व्यवहार करती है, अपचायक की तरह। देखिए उदाहरण देखिए, तो देखिए इसके अपचायक गुण के उदाहरण देखिए। यह आयरन 3rd आयन को आयरन 2nd आयन में परिवर्तित करती है। तो देखिए बच्चों ये क्या करती है, जो आयरन 3rd आयन है उसे परिवर्तित कर देती है आयरन 2nd आयन में।
ठीक है। दूसरा देखिए, तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट 7 विलयन को रंगहीन कर देती है। और देखिए, जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट 7 का जो विलयन होता है उसे कैसे कर देती है? रंगहीन। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इस अभिक्रिया से SO2 गैस का परीक्षण किया जा सकता है। और देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं से क्या कर सकते हैं? जो SO2 गैस है उसका परीक्षण भी किया जा सकता है। तो देखिए, अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले इस अभिक्रिया को देखिए, पहली अभिक्रिया को देखिए बच्चों। देखिए, इस अभिक्रिया को देखिए, ये क्या है? आयरन 3+ है। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? जो Fe3+ है वो चेंज हो जाएगा Fe2+ में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे SO2 के साथ जल भी है, यानी हम बात कर रहे हैं नम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। और देखिए Fe3+, जो Fe3+ है वो बदल गया Fe2+ में। साथ में देखिए सल्फेट आयन SO4 2- और 4 क्या बने हैं? H+ आयन। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया देखिए बच्चों, ये देखिए MnO4- है। ठीक है, और ये क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जल है, यानी नम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो वो इसे क्या कर देगा? रंगहीन कर देगा। यानी जो यहाँ पे MnO4- है, देखिए तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे जो Mn है, मैग्नीज जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 7 है, वो बदल जाएगा Mn2+ में। देखिए जो वापस समझिए भाई, अगर हम MnO4- की बात करें, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था है +7, देखिए कितनी है? +7 है, और वो यहाँ किस में बदल गया? +2 में। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 5 बने हैं यहाँ पे सल्फेट आयन SO4 2- और 4 बने हैं H+। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन दोनों अभिक्रियाओं से हमें सल्फर डाइऑक्साइड के अपचायक गुण के बारे में पता चलता है कि जो नम सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो अपचायक प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखिए बच्चों, देखिए SO2 का अणु कोणीय होता है। देखिए बच्चों, जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका अणु कोणीय होता है। यह 2 अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। और क्या होता है? ये 2 अनुनादी संरचनाओं का क्या होता है? अनुनादी संकर। और देखिए इसकी संरचना देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये हमारी संरचना है सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, ये हमारी SO2 की संरचना है। देखिए ध्यान से, देखिए ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना है। ठीक है, किसकी संरचना है? SO2 की। देखिए S डबल बॉन्ड O और इस S सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे देखिए 1 और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सल्फर पे 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और इस ऑक्सीजन पे 1, 2, 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, अब देखिए इसकी अनुनादी संरचना कैसे प्राप्त होती है। जब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं, और इस तरीके से हमें ये वाली अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इन दोनों अनुनादी संरचनाओं का क्या होता है? अनुनादी संकर होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी SO2 की क्या हो गई? 2 अनुनादी संरचनाएं हो गई। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, अब उपयोग देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का निम्न उपयोग होता है। अब देखिए हम सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखिए शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरा देखिए ऊन तथा रेशम के विरंजन में। तीसरा देखिए प्रतिक्लोर विसंक्रामक तथा परिरक्षक के रूप में। ठीक है, आगे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड से अनेक औद्योगिक रसायन जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए द्रव SO2 अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमने पढ़ा SO2 के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए सल्फर के ऑक्सो अम्ल। देखिए बच्चों, अब हम सल्फर के ऑक्सो अम्ल के बारे में बात करेंगे। देखिए सल्फर अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है, जैसे देखिए बच्चों सल्फर के ऑक्सो अम्लों को देखिए किस किस प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है सल्फर। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SXO। और देखिए X क्या है यहाँ पे? X बराबर 2 से 5। ठीक है, अगला देखिए H2SO4, उसके बाद H2S2O7, उसके बाद H2SO5, उसके बाद H2S2O8। ठीक है, आगे देखिए
कुछ ऑक्सो अम्ल अस्थायी होते हैं तथा इनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता। इनका अस्तित्व जलीय विलयन में अथवा लवणों के रूप में होता है। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो कुछ ऑक्सो अम्ल होते हैं वो अस्थायी होते हैं तथा इनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता और इनका अस्तित्व जलीय विलयन में अथवा लवणों के रूप में ही होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सल्फर के कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं निम्न प्रकार है। तो देखिए अब हम सल्फर के कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा संरचनाओं की तरफ। देखिए बच्चों ये संरचना है सल्फ्यूरस अम्ल की H2SO3 की और ये संरचना है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की। और देखिए संरचना को देखिए, बीच में देखिए सल्फर है, सल्फर के पास एक तो है एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, और एक देखिए इससे सल्फर से डबल बॉन्ड O और दो जुड़े हुए हैं सल्फर से OH, यानी हम कह सकते हैं कि SOH, ठीक है, ये दो है यानी दो बंद है SOH और एक है इसमें S डबल बॉन्ड O और एक इसमें क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना देखिए, इसमें ये देखिए S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी S डबल बॉन्ड O, ठीक है, यानी दो है ये बंद S डबल बॉन्ड O और दो OH इससे जुड़े हुए हैं यानी SOH और SOH। ठीक है, तो ये हमारी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या हो गई संरचना। आगे देखिए बच्चों अब इसकी संरचना देखिए एक एक की। देखिए बच्चों ये संरचना है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की यानी H2S2O8 इसकी संरचना है। और ध्यान से देखेंगे तो देखिए S डबल बॉन्ड O, इस पे भी देखिए सल्फर से S डबल बॉन्ड O, ठीक है। इधर देखिए इस S से OH, इस S से भी OH और ये दोनों जो है एक तरीके से समूह है भाई, दोनों जो समूह है वो ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में ऑक्सीजन बंध होता है जिसके द्वारा ये समूह जुड़े होते हैं, इन्हें कहते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए इसे देखिए बच्चों, यह है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल जिसे ओलियम कहा जाता है H2S2O7। तो देखिए इसमें देखिए S डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे भी S डबल बॉन्ड O, इधर भी S डबल बॉन्ड O, इधर SOH, इधर SOH, ठीक है। और ये जो दोनों समूह है देखिए, ये जो दोनों समूह है ये एक प्रकार से ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, और देखिए बच्चों अगर हम इन दोनों संरचनाओं की तुलना करें, देखिए समझने की कोशिश करिए इन संरचनाओं को। भाई जो दोनों संरचनाएं हैं जो अभी हमने देखी यानी पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल और पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम संरचना की तुलना करें तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो जो ये समूह है ये आपस में ऑक्सीजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो ये दोनों समूह है वो केवल एक ऑक्सीजन के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में क्या हो गई? तुलना हो गई इनकी संरचना के। आगे देखिए, अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए बच्चों अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, उत्पादन यानी विरचन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पूरे विश्व में सल्फ्यूरिक अम्ल अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। तो देखिए बच्चों ये पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उत्पादन होता है वो संस्पर्श प्रक्रम द्वारा होता है और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। देखिए पहला देखिए, सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। ठीक है, दूसरा देखिए उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर SO2 का SO3 में परिवर्तन। देखिए जो पहली स्टेप में क्या होता है, सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड है उसे सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलते हैं। और तीसरा देखिए SO3 को यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम यानी H2S2O7 प्राप्त करना। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके 3 स्टेप्स हो गए संस्पर्श प्रक्रम के। आगे देखिए, अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का प्रवाह चित्र निम्न है। तो देखिए बच्चों अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है, इसका प्रवाह चित्र है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए इस प्रवाह चित्र को। देखिए
देखिए बच्चों समझिए, देखिए ये वाला जो चैम्बर है ये सल्फर बर्नर होता है। इस चैम्बर को कहा जाता है सल्फर बर्नर, जिसमें देखिए सल्फर लगी हुई है। जगह जगह पर दीवारों पे क्या है, ये एकांतर रूप में सल्फर लगी हुई है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें वायु इंसर्ट की जाती है। ठीक है, ये जो चैम्बर है, देखिए बच्चों जो ये चैम्बर है, इस चैम्बर में ऊपर से यहाँ से जल की फुहार की जाती है। ये जो तीसरे नंबर का चैम्बर है, इसमें ऊपर से देखिए बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या की जाती है, फुहार की जाती है। इस तरीके से देखिए ये जो चैम्बर है ये आर्सेनिक शुद्धिकारक जिलेटनी फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त चैम्बर होता है। ये होता है पूर्व तापक। ये चैम्बर होता है V2O5 यानी उत्प्रेरकीय परिवर्तक होता है। इसमें उत्प्रेरक होता है, देखिए ये अलग अलग स्टेप्स में उत्प्रेरक लगे हैं V2O5। और इसके बाद जो ये चैम्बर होता है लास्ट चैम्बर, इसमें ऊपर से सांद्र H2SO4 स्प्रे होता है और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से ओलियम को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक संरचना की कि इसमें कौन कौन से चैम्बर होते हैं। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमारे H2SO4 का उत्पादन होता है। देखिए समझो बच्चों क्या होता है। देखिए बच्चों सबसे पहले सल्फर बर्नर में क्या होता है, ये जो सल्फर लगी हुई है यहाँ से वायु प्रवाहित की जाती है और सल्फर को जलाया जाता है। जब सल्फर को जलाया जाता है तो SO2 और O2 यानी अशुद्ध रूप में हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन भी रहती है कुछ मात्रा में। इसे इस चैम्बर से देखिए ये धूल अवक्षेपक चैम्बर है। देखिए बच्चों जो ये चैम्बर है ये वाला, ये धूल अवक्षेपक चैम्बर है। तो इसे देखिए SO2 और O2 को, इस SO2 और O2 को इस चैम्बर में से गुजारा जाता है, धूल अवक्षेपक चैम्बर में से गुजारा जाता है और फिर इसे इसमें जो जल की फुहार वाला चैम्बर है उसमें ये आते हैं। ठीक है, जल की फुहार वाले चैम्बर में से SO2 और O2 है उनको प्रवाहित किया जाता है, जिससे जो भी अपशिष्ट है, जो भी जल, अपशिष्ट का मतलब है जो भी धूल के कण है या कोई और अपशिष्ट है, तो वो अपशिष्ट जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है इस चैम्बर को धोने एवं शीतलीकरण के लिए मीनार। देखिए जो ये चैम्बर है जिसमें कि जल की फुहार होती है, इसे धोने एवं शीतलीकरण के लिए मीनार भी कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही अपशिष्ट जल के रूप में अशुद्धियां निकल गई, अब ये SO2 और O2 देखिए यहाँ से होते हुए इस वाले चैम्बर में आएंगे जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार हो रही है। ठीक है, जैसे इस चैम्बर में आएंगे ये, इस चैम्बर में भी क्या होगा, जो और अशुद्धियां होगी वो निकल जाएगी, यानी अपशिष्ट अम्ल के साथ निकल जाएगी और इस चैम्बर को शुष्कन मीनार कहा जाता है। और देखिए वजह से क्या होगा, जैसे इसमें से गुजारा जाएगा SO2 और O2 अब शुष्क हो जाएगी। देखिए समझे यहाँ पर जो हमारी अशुद्ध SO2 और O2 है वो इन दोनों चैम्बर में से गुजरने के बाद एक तो शुद्ध हो जाएगी यानी अशुद्धियां दूर हो जाएगी, कोई भी धूल मिट्टी अपशिष्ट है। दूसरा क्या होता है, वो शुष्क हो जाएगी, यानी अब हमें शुष्क SO2 और O2 प्राप्त हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये आगे जाएगी। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, अब क्या होगा, जो शुष्क SO2 O2 है वो आगे इस चैम्बर में जाएगी, फिर इस चैम्बर में से गुजरेगी। ठीक है, ये चैम्बर आर्सेनिक शुद्धिकारक जिलेटिनी फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त है। फिर पूर्व तापक में से गुजरकर इस उत्प्रेरकीय परिवर्तक में आएगी जो हमारी शुष्क SO2 O2 है। और उसके बाद जब वो V2O5 की उपस्थिति में जब गैस ऊपर जाएगी तो जो SO2 और O2 है वो आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और क्या बन जाएगी, SO3। देखिए समझे बच्चों, भाई इस चैम्बर में क्या जा रहा है, इस चैम्बर में तो जा रहा है SO2 और O2। ठीक है, SO2 और O2 जा रहा है इस चैम्बर में और V2O5 जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके किस में बदल जाएंगे, SO3 में। देखिए ये SO3 बन गई और ये SO3 आगे इस चैम्बर में से होते हुए इस चैम्बर में आएगी जिसमें ऊपर से सांद्र H2SO4 का स्प्रे हो रहा है, फुहार हो रही है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, किसका निर्माण होगा, ओलियम का, H2S2O7 ओलियम का निर्माण होगा और इस ओलियम को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए हमारे H2S2O7 का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, जो ये ओलियम H2S2O7 बना है इससे ही आगे अलग अलग सांद्रता का H2SO4 बनाया जाता है। तो देखिए आगे, देखिए प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसी अन्य अशुद्धियों से मुक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है। देखिए हमने पढ़ा ना अभी, भाई हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको धूल कणों से और आर्सेनिक यौगिकों जैसी अन्य अशुद्धियों से मुक्त करके शुद्ध कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण ही क्या
क्या है, मूल पद है। हमने देखा ना यहाँ पे भाई, हमने क्या देखा कि यहाँ तो SO2 और O2 इंसर्ट हो रही है और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो SO3 में बदल गई, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गई, तो यही इसका मूल पद है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए SO2 है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी V2O5 की उपस्थिति में और ये बन गया SO3। देखिए बच्चों अभिक्रिया को देखिए, इसको देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए इस अभिक्रिया को। देखिए SO2 है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके V2O5 की उपस्थिति में क्या बना ली, SO3, ठीक है, यानी इसका उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गई। और इसके लिए डेल RH का मान देखिए -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है। आगे देखिए, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय है एवं अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी आती है, अतः कम ताप और उच्च दाब उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त स्थितियां है। देखिए समझे यहाँ पर कि यह अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है तथा उत्क्रमणीय है एवं अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी आती है, अतः देखिए कम ताप और उच्च दाब उच्च लब्धि के लिए क्या होती है, उपयुक्त स्थितियां होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तापक्रम बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 2 बार दाब तथा 720 केल्विन ताप पर किया जाता है। उत्प्रेरकी परिवर्तित्र से प्राप्त SO3 गैस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम बना देती है। देखिए बच्चों हमने देखा ना अभी डायग्राम में, भाई यहाँ क्या होता है, उत्प्रेरकीय परिवर्तित से जो हमें SO3 गैस प्राप्त होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के चैम्बर में से गुजरती है, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित हो जाती है और क्या बनता है, ओलियम H2S2O7 बनता है। देखा हमने डायग्राम में। आगे देखिए, जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखिए तो समझिए यहाँ पे कि जल द्वारा ओलियम का तनुकरण कर लिया जाता है, डायलूशन कर लिया जाता है और उसको डायल्यूट करने के बाद वांछित सांद्रता वाला हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देखा हमने कि जो ओलियम है यानी जो H2S2O7 जो बना है उससे ही आगे सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, प्रक्रम के सतत संचालन तथा लागत में भी कमी लाने के लिए उद्योग में उपरोक्त दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न की जाती है। अब देखिए समझिए भाई, इसके जो लागत में कमी लाने के लिए और सतत संचालन के लिए क्या किया जाता है, उद्योगों में दोनों जो प्रक्रियाएं होती है वो साथ साथ संपन्न होती है। देखिए रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे भी जो अभिक्रियाएं हैं दोनों साथ साथ संपन्न होती है। देखिए कैसे, SO3 है, ये H2SO4 में क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, ये बन गया ओलियम H2S2O7 बन गया। और जो ये ओलियम है इसका तनुकरण किया जाता है, इसमें जल मिलाया जाता है जिससे क्या प्राप्त हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, संपर्क विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्धता सामान्यतः 96 से 98% होती है। और गुण देखिए इसके, सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव है जिसका 298 केल्विन ताप पर विशिष्ट घनत्व 1.84 ग्राम सेंटीमीटर -3 है। ठीक है, 283 केल्विन ताप पर अम्ल जम जाता है तथा 611 केल्विन ताप पर उबलने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, यह जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है। देखिए यह जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है। ठीक है, अतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कम मात्रा में धीमे धीमे डालना चाहिए तथा उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए। देखिए बच्चों, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको जल में कम मात्रा में और धीमे धीमे डालना चाहिए तथा लगातार हिलाते रहना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी निम्न विशेषताओं के फलस्वरूप है। देखिए पहला देखिए, निम्न वाष्पशीलता, तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं। तो पहली क्या हो गई, निम्न वाष्पशीलता। दूसरी देखिए प्रबल अम्लीय गुण। तीसरा देखिए जल के प्रति प्रबल बंधुता तथा चौथी देखिए ऑक्सीकरण कर्मक का गुण। ठीक है, आगे देखिए, जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन 2 चरणों में होता है। देखिए बच्चों, अगर हम जलीय विलयन की बात करें तो जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन 2 चरणों में होता है। देखिए समझिएगा इन्हें। देखिए सबसे पहले देखिए
देखिए पहली स्टेप देखिए ये क्या है, H2SO4 है। H2SO4 का जल में आयनन हो रहा है, किस तरीके से होगा देखिए बच्चों जो H2SO4 है वो टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस में। देखिए जो H2SO4 सबसे पहले टूटेगा तो H प्लस में और HSO4 माइनस में, और जो ये H प्लस है देखिए जो ये H प्लस है ये इस H2O से आके जुड़ जाएगा और ये बन गया H3O प्लस, ठीक है, और बना HSO4 माइनस, ठीक है, आया समझ में। तो ये H2SO4 का क्या हो गया, आयनन हो गया, और ये पहली स्टेप हो गई। और इसके लिए देखिए Ka1 यानी K बेस A1 की अगर हम लोग बात करें, वियोजन स्थिरांक की बात करें, तो उसका मान 10 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप देखिए बच्चों, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो HSO4 माइनस आयन बना है, देखिए जो समझने की बात क्या है, देखिए भाई सबसे पहले आपने क्या देखा, H2SO4 जब टूटता है तो एक तो बनता है H प्लस और बनता है HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस जो बना है ये दूसरी स्टेप में ये HSO4 माइनस भी जल में टूटता है, यानी ये टूटेगा H प्लस में और SO4 2 माइनस में। तो देखिए और जो H प्लस है वो जल से जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बना, H3O प्लस बना और SO4 2 माइनस बना, ठीक है। तो इस तरीके से दो स्टेप में क्या होता है, इसका आयनन होता है। और देखिए इस अभिक्रिया के लिए हम K बेस A2 की बात करें तो उसका मान 1.2 इंटू 10⁻⁻² के बराबर होता है, ठीक है। तो देखा आपने भाई जो H2SO4 है, देखिए बच्चों जो H2SO4 है ये दो स्टेप में टूटता है। पहली स्टेप में टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस के रूप में, ठीक है। दूसरी स्टेप में जो ये HSO4 माइनस है ये टूटेगा H प्लस में और SO4 2 माइनस के रूप में, ठीक है। इस तरीके से दो स्टेप में इसका आयनन होता है। और देखिए पहली अभिक्रिया के लिए, इस पहली अभिक्रिया के लिए जो K बेस A1 है उसका मान 10 से ज्यादा होता है, और दूसरी अभिक्रिया के लिए देखिए K बेस A2 का जो मान है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻² के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए K बेस A1 का अधिक मान यह दर्शाता है कि H2SO4 अधिकतर H प्लस तथा HSO4 माइनस में वियोजित होता है। देखिए समझिए बच्चों जो K बेस A1 का अधिक मान, देखिए जो K बेस A1 है भाई हमने क्या देखा, इसका मान 10 से ज्यादा होता है। तो K बेस A1 का अधिक मान ये दर्शाता है कि H2SO4 अधिकतर H प्लस में और HSO4 माइनस के रूप में वियोजित होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों वियोजन स्थिरांक यानी K बेस A का अधिक मान अम्ल की अधिक प्रबलता दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए अम्ल लवणों की दो श्रेणियां देता है। देखिए बच्चों जो अम्ल होता है वो लवणों की दो श्रेणियां देता है, सामान्य सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट एवं अम्लीय सल्फेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। आगे देखिए निम्न वाष्पशीलता के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अधिक वाष्पशील अम्लों के संगत लवणों से उत्पादित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए समझिए यहाँ पर कि निम्न वाष्पशीलता के कारण जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका उपयोग अधिक वाष्पशील अम्लों के संगत लवणों से उत्पादित करने में किया जाता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए देखिए MX है, MX की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवा रहे, ठीक है। M तो यहाँ पे क्या है, कोई धातु, देखिए समझिए M तो क्या है यहाँ पे कोई धातु, और X देखिए क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या NO3, ठीक है। और इनकी अभिक्रिया से देखिए एक तो बन गया HX, ये टूटता है ना H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस हमने पढ़ा है, तो देखिए एक तो HX बन गया और दूसरा देखिए M2SO4 बन गया, ठीक है। आगे देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलन कर्मक है। अनेक नम गैसों को सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है यदि ये गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया ना करती हो। तो देखिए जो ध्यान दीजिए कि कोई गैसें अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है तो नम गैसों को शुष्क करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल में से क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक पदार्थों से जल निष्कासित करता है, जैसे देखिए इसकी कार्बोहाइड्रेट से क्रिया कराने पर इसमें से जल का निष्कासन हो जाता है तथा कार्बन प्राप्त होती है। तो समझिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, कार्बनिक पदार्थों से जल का निष्कासन। और देखिए अभिक्रिया देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है,
देखिए समझिए इस अभिक्रिया को C12H22O11 है, इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाएंगे, जल के 11 अणु बाहर निकल गए, जल का निष्कासन हो गया और हमें क्या प्राप्त हुई, कार्बन। ठीक है, आगे देखिए, गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक है। इस संदर्भ में इसका स्थान फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के बीच में आता है। ठीक है, आगे देखिए, धातुएं तथा अधातुएं दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है तथा इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 में अपचयित हो जाता है। देखिए समझिए इस पॉइंट को कि धातुएं और अधातुएं दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है और इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 में अपचयित हो जाता है। और देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को देखिए, इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ये कॉपर है, धातु है, H2SO4 के साथ यानी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी, ये बन गया CuSO4 और ये देखिए SO2 क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बन गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए सल्फर है, सल्फर H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी, सांद्र H2SO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन गई और जल बन गया। और इस तरीके से देखिए कार्बन है, ये धातु है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी, सांद्र H2SO4 के साथ CO2 बन गई यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, SO2 बन गई और H2O बन गया। ठीक है, तो हमने देखा ना कि क्या हुआ, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो SO2 में अपचयित हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए उपयोग। तो देखिए बच्चों, अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। किसी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन और उपयोग में आने वाली मात्रा के आधार पर आकी जा सकती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता हजारों यौगिकों के उत्पादन तथा बहुत से औद्योगिक प्रक्रमों में होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इस अम्ल की अधिकांश मात्रा का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे अमोनियम सल्फेट है या सुपर फास्फेट, यानी इन उर्वरकों के उत्पादन में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के अन्य उपयोग है। पहला देखिए, पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरा देखिए, वर्णकों, प्रलेपों तथा रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में। तीसरा देखिए, अपमार्जक उद्योग में। अगला देखिए, धातु कर्मीय प्रक्रमों में। उदाहरण देखिए, इनेमलन, वैद्युत लेपन एवं यशद लेपन के पहले धातुओं के शोधन में। अगला देखिए, संचायक बैटरियों में। उसके बाद वाला देखिए, नाइट्रोसेल्युलोज उत्पादों के उत्पादन में। और अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक की तरह। तो देखिए बच्चों, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके ये क्या हो गए, उपयोग हो गए। और देखिए बच्चों, ये एक प्रयोगशाला अभिकर्मक है, बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है जिसके द्वारा कई पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने सल्फर के अपर रूप के बारे में पढ़ा और इसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का हमने अध्ययन किया। आपको समझ में आया होगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़िए। और देखिए, अब आगे आने वाले वीडियो में हम वर्ग 17 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।